सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने कंटेंट पर आते हैं और बात करेंगे आज हम लाइसोसोम की। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम जो है उसको कहा जाता है डाइजेस्टिव बॉडी। डाइजेस्टिव बॉडी अब क्यों कहा जाता है? कहा इसलिए जाता है क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो लाइसो, जिसका मतलब होता है डाइजेस्टिव, और सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इन दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है लाइसो और सोमा, यानी कि लाइसोसोम, एक डाइजेस्टिव बॉडी। देखिए क्या है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले इसकी खोज की थी डी डुवे ने। डी डुवे, जो ये खोज की गई थी, ये खोज हुई थी 1955 में। हालांकि उसके बाद 1974 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। लाइसोसोम की खोज करने के संदर्भ में इनको इस खोज के लिए सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। अब बात करें कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए एनिमल सेल्स में मिलते हैं लाइसोसोम। किस में मिलते हैं? एनिमल सेल्स में मिलते हैं लाइसोसोम। एनिमल सेल्स में ये लाइसोसोम मिलते हैं ये हमारी पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक सेल्स होती हैं उनमें मिलते हैं, लीवर सेल्स में मिलते हैं, और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं या किडनी सेल्स हैं इनमें मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स में मिलते हैं, CY। ठीक है, तो यहाँ लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। अब बात करें प्लांट के संदर्भ में। प्लांट के संदर्भ में ये जनरली नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी प्लांट में इनकी उपस्थिति का कुछ उदाहरण भी मिलता है। जैसे न्यूरोस्पोरा की बात करें, कवक है न्यूरोस्पोरा, इसमें मटाइल हैं, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसकी उपस्थिति को सिद्ध करने की कोशिश की और उन्होंने सिद्ध किया कि जो न्यूरोस्पोरा है उसमें लाइसोसोम्स मिलते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में लीवर सेल्स हो गया, पेनक्रियाटिक सेल्स हो गया, किडनी सेल्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, इनमें ये लाइसोसोम्स मिलते हैं। गोल रचना होती है इनकी, यानी कि आकृति कैसी होती है? गोल, एक आलू जैसी संरचना समझ लीजिए। इस तरीके की कुछ एक संरचना होती है लाइसोसोम्स की। यहाँ पर ये जो होती है लेयर सिंगल होती है और कुछ इस तरीके का ये लाइसोसोम दिखाई देता है। साइज इनका जो होता है वो बहुत 0.25 से लेकर 0.50 μm तक होता है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड हैं, पाउचेस जैसे हैं, थैलियां जैसी हैं, क्योंकि छोटी छोटी थैलियों के रूप में ये मिलते हैं। अब बात करें इसके अंदर क्या मिलता है। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक नेचर के। क्या लिख रही हूँ? हाइड्रोलिटिक। ठीक है, हाइड्रोलिटिक नेचर के कुछ एंजाइम मिलते हैं। अगर हिंदी में कहूँ तो इसे जल अपघटनीय एंजाइम या विकर कहा जाता है, वो यहाँ पर मिलते हैं। अब इनकी क्रियाशीलता कहाँ पर ज्यादा होती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंजाइम कहाँ पर क्रिया करेगा हम जानते ही हैं, एक उत्प्रेरक की तरीके से होते हैं एंजाइम। लेकिन यहाँ जब हम लाइसोसोम को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जब pH कितना होगा, एक pH वैल्यू डिसाइडेड है, यानी कि जब जो pH होगा एसिडिक होगा तब ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब दूसरी चीज, लाइसोसोम का जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य है, उसकी pH कितना होता है? उसका pH होता है 5। दूसरी चीज, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का pH कितना होता है? साइटोप्लाज्म का pH होता है 7.2। तो यहाँ ये कहना कि लाइसोसोम का pH किससे कम होता है? साइटोप्लाज्म के pH से कम होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब का डाइजेशन कौन करता है? जैसे शुरू में ही कहा कि ये डाइजेस्टिव बॉडी है, तो इन सब का डाइजेशन करता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम में भी कौन करता है? जो इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं वो एंजाइम इसका जो जैसे हमने कहा न्यूक्लिक एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इनका डाइजेशन करने का काम करेगा। दूसरी चीज, ये बनते कहाँ से हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है?
इनकी उत्पत्ति होती है या तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है यानी कि गोल्जी बॉडी से, और नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये छोटी छोटी वेसिकल्स के फॉर्म में बनते हैं, और जो जैसे गोल्जी एपरेटस से या गोल्जी काय से जो ये बनते हैं, या इनसे किसी से भी ले लें, इन दोनों में से किसी से भी बन सकते हैं। तो जो शुरुआती वो वेसिकल्स होती हैं या शुरुआती जो रचनाएं बनती हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। वो कौन सी होती हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। अब देखिए, एंडोसाइटोसिस के द्वारा कुछ भोजन का पाचन किया जाता है। जब भोजन से भरी हुई की थैली मान लीजिए इसके पास आती है, और उसके बाद ये क्या होता है, वो कहाँ आएगी? प्राइमरी लाइसोसोम में आएगी। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस। तो इसको कहा गया है एक रूप में, इन दोनों को मतलब एक रूप में यहां पर कहा गया है एंडोसाइटोसिस। तो अब समझ गए आप, हम एंडोसाइटोसिस किसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहा गया है? एंडोसाइटोसिस। अब देखिए क्या होता है, हमने कहा कि ये प्राइमरी लाइसोसोम बन रहे हैं, माना एक इस तरीके का एक यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या हुआ? फूड पार्टिकल, जो भी फूड पार्टिकल है वो यहां पर आ गया। देखिए एंडोसाइटोसिस जब और ये पिनेकोसाइटोसिस है, सॉरी फेगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस है, एक ऐसी झिल्ली जैसी बनाते हैं, यानी कि एक थैली जैसी बनाने का काम करते हैं। अब जो सेल है, सेल में एंडोसाइटोसिस के द्वारा लाया हुआ ये प्रोटीन होगा, और प्रोटीन के साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिनका यहाँ पर क्या होगा? पाचन होगा, यानी कि डाइजेशन होगा। अब जो ये पचे हुए पार्ट होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये क्या कर लिए जाते हैं? एक झिल्ली में ढक लिए जाते हैं। ये यहाँ पर मान लिया हमने कहा कि ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। अभी फूड पार्टिकल क्या आ गया? एक झिल्ली के अंदर आ गया। इस तरीके से क्या आ गया? ये एक झिल्ली के अंदर आ गया, और जब इस तरीके का ये फॉर्म होता है तो इसे बोला जाता है फैगोसोम। इसे क्या बोला जाता है? फैगोसोम। फूड पार्टिकल आ गया, एंडोसाइटोसिस, और इस तरीके से क्या हो गया? झिल्ली के अंदर बंद हो गया। जब ये झिल्ली के अंदर बंद हो जाता है, ये तो इधर मूव करेगा ही करेगा, इसको यहीं छोड़ते हैं। इसको यहां से देखिए, मान लीजिए गोल्जी काय है, इस तरीके की तो संरचना थी गोल्जी काय की, ठीक है। मैं गोल्जी बॉडी करके यहाँ पर ऐसे ही लिख दे रही हूँ। यहाँ पर छोटी छोटी वेसिक्यूल्स थी जो बन रही थी, या वेसिकल्स थी जो बन रही थी। ये वाली फेज थी गोल्जी एपरेटस की ट्रांस, और ये वाली फेज थी सिस। यहाँ पर क्या हुआ? जो छोटी छोटी वेसिकल्स बन रही थी, इनसे बनने वाले जो अभी हमने कहा जो वेसिकल्स होते हैं, वो कैसे, जो थैलियां होती हैं, वो क्या होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा? इस ओर मूव करेगा, ये इस ओर मूव करेगा, और फाइनली ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं या यूनाइट हो जाते हैं। तो ये वाली एंडोसाइटोसिस जिसमें फूड है, फूड पार्टिकल्स हैं, और ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है। ये दोनों अब क्या हो गए? फ्यूज हो गए। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, तो प्राइमरी लाइसोसोम से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये अब कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होगा? यहाँ पर जितना भी पार्टिकल आ रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर क्या कहना चाहिए, फेगोसोम के द्वारा जो भी यहाँ पर फूड पार्टिकल लाए जा रहे हैं, यानी कि जिन भी पार्टिकल्स का डाइजेशन होना है, वो डाइजेशन कौन करेगा? जो लाइसोसोम में एंजाइम, अभी हमने पढ़ा कि उसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम इसका क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। जब ये डाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो जितना भी डाइजेस्टिव पार्ट होगा, वो डाइजेस्टिव पार्ट कहाँ चला जाएगा? ये हाइलोप्लाज्म में चला जाएगा, मीन्स सेल में चला जाएगा। और सेल में जाने के बाद, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? हाइलोप्लाज्म यानी कि सेल का जो द्रव है उसमें चला जाएगा। उसमें जाने के बाद ये क्या होगा कि जो पार्टिकल, जो भी भाग यूज करना होगा, वो अपने आप सेल यूज कर लेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनेल है या सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से यूज हो जाएगा। अब यहां से क्या होता है? जितना एक रेसिडुअल बॉडी यहां पर फॉर्म होती है, यानी कि एक ऐसा भाग
साइटोप्लाज्म में रह जाता है, जो कि डाइजेस्टिव नहीं होता है, मतलब एक अवशिष्ट के रूप में होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वो वाला पार्ट है बॉडी के अंदर कुछ समय तक रह जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला पार्ट यहाँ पर फिर से फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस हो और कोशिका से उसको क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। इस चीज को समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे हम अमीबा में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वहां पर वो डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो फूड का जो डाइजेशन हम कह रहे हैं, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस फॉर्म होगा, और ये जो यहाँ पर फिर से क्या बनेगी, जिस तरीके से ये कैविटी यहाँ पर फॉर्म हुई थी, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, ये जितना रेसिडुअल पार्ट है, जितना बचा कुचा पार्ट है, वो सारा का सारा फिर से इस पाउच में चला जाएगा, और क्या कर दिया गया, इसको सेल से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से लाइसोसोम क्या करता है, यहाँ पर पाचन करने का काम करता है। ठीक है, अब देखा, मान लीजिए कि जैसे हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मान लीजिए, या जो भी फेगोसोम फॉर्म हो रहे हैं उस फेगोसोम को ही आप मानिए, फेगोसोम फॉर्म हो गया, यहाँ तक हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बनेंगी, जो भी ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनेंगी, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा, जो ऐसा यूजफुल पार्ट होगा, वो ऑर्गेनेल के द्वारा अपने आप ले लिया जाएगा। और उसके बाद कुछ रेसिडुअल बॉडीज बनेंगी, यहाँ मैंने डायरेक्ट रेसिडुअल बॉडीज को यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर ये क्या बनेंगी, रेसिडुअल बॉडीज बनेंगी, और उस रेसिडुअल बॉडीज का कुछ समय तक शरीर के अंदर रहना भी हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो वेस्ट सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इसकी प्रोसेस होती है। दूसरी चीज, अगर इस तरीके का यहाँ पर जो डाइजेशन है, या जो हम ये कहें कि एक कंपार्टमेंटेशन है, वो कंपार्टमेंटेशन अगर सेल में नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि कंपार्टमेंटेशन मीन्स एक जो हम कह रहे हैं कि वो एक झिल्ली में बंद रहता है। अगर कंपार्टमेंटेशन नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो इसके एंजाइम है, मीन्स लाइसोसोम के जो एंजाइम है, वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद, चूंकि हमने कहा कि उसका पीएच कितना होता है, 5 होता है, जितने यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अदर ऑर्गेनेल्स जो सेल के वहां पर उपस्थित हैं, ये उनको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था है कि जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो बाहर नहीं निकल पाते। अब जब डाइजेशन होना होता है, हमने यहां से देखा कि जब डाइजेशन प्रोसेस होती है तो वो जो पार्टिकल जिनका डाइजेशन होना है वो सीधे लाइसोसोम में लाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और ये कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आपको समझने में ये सुविधा हम मेंढक के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मेंढक के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं जब लार्वा स्टेज होती है मेंढक में तो उसमें टेल होती है, यानी कि पूंछ होती है। लेकिन जब मेंढक मैच्योर हो जाता है तो उसमें टेल नहीं होती है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, जो पूंछ होती है, पूंछ में यानी कि टेल में कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके का केमिकल वहां पर होता है, जिसका वहां पर एक तरीके का डिवीजन होता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल जो होता है, इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। क्या पाया जाएगा इसमें, लाइसोसोम। टेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो लाइसोसोम है तो क्या मिलेगा, कुछ एंजाइम है वहां पर। ठीक है, तो लाइसोसोम में मिलने वाले जो एंजाइम हैं उनके द्वारा यहाँ पर डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होके जो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर केमिकल्स थे वो किस में बदल जाते हैं, सिंपलर में बदल जाते हैं। सिंपल में यहाँ पर जो केमिकल्स हैं उसमें केमिकल प्रोडक्ट जिनकी हम बात करें उनमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवीजन हो जाता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो भाग होता है पूंछ से मेंढक के जो डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी में, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, मेंढक की बॉडी में चला जाता है। और इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और जब मेंढक मैच्योर होता है तो उसकी टेल गायब हो जाती है। अब ये पूरी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से टेल वहां पर गायब हो रही है। इसे बोला जाता है पूंछ का प्रतीय गमन। हिंदी में अगर कहूं तो उसको कहा जाता है
पूंछ का प्रतीय गमन। प्रतीय गमन को बोलते हैं इंग्लिश में रिग्रेशन ऑफ टेल। किस तरीके से टेल का रिग्रेशन होता है? इसी तरीके की, जैसे मान लीजिए हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, हम ये जानते हैं उनका जीवन काल बहुत कम होता है, यानी कि लाइफ जो होती है उनकी बहुत कम होती है। अब जो पुरानी सेल है वो नष्ट होती रहेंगी और नई सेल वहां पर क्या होती हैं, बनती रहती हैं। अब पुरानी जो ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाती है, जिसको हम जनरली कहते हैं नष्ट हो जाता है। तो वो उनकी मृत्यु होना या नष्ट होना क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्शन। हिंदी में कहूं तो नष्टीकरण, कोशिकाओं का नष्टीकरण। तो इसी तरीके से जो म्यूकस है या जो बाहर की रचनाएं हैं वो सेल्स के लिए जो यूजफुल नहीं होती हैं, उनको लाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, यानी कि लाइसोसोम के उनको नष्ट कर देता है, क्योंकि जो उसके एंजाइम है वो उन सेल्स को मारने में हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा बात यहाँ पर जो हम कहें कि जो इसमें हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं, ये एंजाइम बहुत तरीके के होते हैं, मीन्स लगभग 400 या उससे अधिक तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें जो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, जो कॉमन एंजाइम हैं, उनकी बात करें, जो क्या होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, राइबोन्यूक्लिएज होते हैं, राइबोन्यूक्लिएज या एस जो भी आप लिखना चाहें, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज, सही लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो आपको। और फॉस्फेटेज, इस तरीके के कुछ एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। सल्फेटेज हो गया, ग्लाइकोसिडेज हो गया, ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं सभी को, जो शुरू में हमने कहा, यही सारे एंजाइम एसिडिक हाइड्रोलेज कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात क्या होती है, क्यों कहा जाता है इनको एसिड हाइड्रोलेज, ये बात कर लेते हैं। एसिड हाइड्रोलेज क्यों कहे जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर एंजाइम है वो एंजाइम शुरू में ही हमने पढ़ा कि वो एसिड की प्रेजेंस में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो लाइसोसोम का जो सरल केमिकल एक डेफिनेशन हम कहें तो अम्लीय अपघट्य की अधिकता वाली रचना कह सकते हैं, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलेज की जो अधिकता है वो हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर बात करें कि जब मान लीजिए किसी वजह से ये जो एंजाइम है बाहर निकलते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, और जो सेल है, सेल के अलग अलग पदार्थों को, अब सेल में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, सेल में पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए है, आरएनए है, ये सारे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एंजाइम जब बाहर निकलेंगे तो उनका क्या कर देंगे, अपघटन शुरू कर देंगे। अपघटन भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर उनको शब्द यूज करेंगे हम, विघटन, यानी कि इनको तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। अब ये क्या होंगे, सेल भी क्या हो जाएगी, इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। तो इस तरीके से, इसी नेचर की वजह से इनको बोला जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, यानी कि आत्मघाती थैले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहां पर है, आत्मघाती थैले। क्यों आत्मघाती थैले, एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए किसी वजह से जो एंजाइम है वो बाहर निकल गए हैं, और जब ये बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकलते ही एंजाइम की नेचर है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जब वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब है। अब ये क्या करेगा, इनका डाइजेशन यानी कि तोड़ना इनको शुरू कर देगा, विघटन करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगी, सेल भी विखंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब जब ये यहाँ पर नष्ट हो जाएगी, जब यहाँ पर विखंडन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके का सुसाइड ही तो हो गया। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स। ठीक,
अब जैसे देखिए माना कुछ एंजाइम है, जैसे राइबोन्यूक्लियेज की हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा राइबोन्यूक्लियेज की बात करें तो ये किस पर वो सबस्ट्रेट की बात करेंगे जिस पर कि एंजाइम अटैक करता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब एसिड हमने लिखा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन पर एंजाइम एक्ट करेगा। जैसे हमने कहा कि एक और हमने फॉस्फेटेज लिया था, फॉस्फेटेज की हम बात करें तो फॉस्फेट एस्टर्स जो होते हैं वो होंगे जिन पर एंजाइम अटैक करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इनको सुसाइड जो विघटन का काम कर रहे हैं, सेल को विखंडित करने का काम कर रहे हैं, तो इनको बोला जाता है सुसाइड बैग्स। अब देखिए अगर आपके इसके काम करने की रचना आप भूल जाएं, पहली बात बहुत शॉर्टली ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ से बन रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से। जब ये बनते हैं तो इनको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। फिर क्या आता है एंडोसाइटोसिस, जिसमें कि फूड पार्टिकल आएगा, ये दोनों जुड़ जाते हैं और बनते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, डाइजेशन करते हैं। जितना एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा या अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है, अब उसको बाहर निकलना जरूरी होता है, क्योंकि जितना विघटन होता है वो कोशा अपना ले लेती है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है। जो ये एक्स्ट्रा बच जाता है वो एक्सोसाइटोसिस फॉर्म होती है और उसके बाद ये क्या कर दिया जाता है, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। एक रे डायग्राम में अगर इसकी फंक्शनिंग हम देखें तो इस तरीके से ये क्या करेगा, काम करेगा। अब देखिए इसके बात कर लेते हैं जो फंक्शंस हैं उनकी। फंक्शन में सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है उसका ये डाइजेशन करता है। अभी हमने पूरा ये पढ़ा, यही वाला इसके अंदर एक्सप्लेनेशन होगा। ये क्या करता है कि जितना एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का डाइजेशन करने का काम होगा किसका, लाइसोसोम का। दूसरी चीज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का भी काम इसका होगा, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन की बात करें तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, मान लीजिए भोजन की कमी हो गई है, फूड की कमी हो गई है, तो भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है, लिपिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका पाचन शुरू कर देता है। यानी कि जो सेल में प्रेजेंट है ये उन्हीं को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, उन्हीं को खंडित करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब बात करें कि ऑटोलिसिस की बात करें, तीसरा जो इसका मेन काम है ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब क्या हो गया, खुद को ही नष्ट कर लेना, आत्मलयन जिसे बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, आत्मलयन। अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। कैसे नष्ट कर लेगा, जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार है, आपका भी उदाहरण नहीं लेंगे, कोई व्यक्ति बीमार है तो उस समय लाइसोसोम अलग अलग तरीके की जो सेल्स होती हैं उनको नष्ट करने का ये काम करता है। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय ये ट्रिगर की तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है, मान लीजिए सेल डिवीजन जब होता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सेल का पेरिफेरी होता है उस पेरिफेरी पे कुछ लाइसोसोम आ जाते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जैसे ये लाइसोसोम फट जाते हैं वैसे ही लाइसोसोम के फटने के साथ ही यहाँ पर सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और वो भी कौन सा डिवीजन, समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पर इसका एक काम है। दूसरी चीज, जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर WBC है या अन्य सेल जो है वो लगातार बनती रहती हैं और फटती रहती हैं, तो उनके फटने में कौन हेल्प करता है, यानी कि कोशिकाओं का लगातार मरना भी जरूरी है, क्योंकि वो जैसे WBC काम करती हैं, मान लीजिए किस पे काम करती हैं, हमारे लिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का ही तो काम करती है। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर रोग कारक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है उस रोग कारक को नष्ट करती हैं, तो ये बिल्कुल लाइसोसोम के तरीके से ही काम करती हैं। तो ये यहाँ पर लाइसोसोम से संबंधित जो डिटेल थी वो थी, क्योंकि लाइसोसोम इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ अ सेल किसको कहा जाता है,
या सुसाइड बैग ऑफ अ सेल किसको कहा जाता है और ये किस तरीके से काम करता है। और हमने एक एग्जाम्पल लिया जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था मेंढक से रिलेटेड, कि उसकी जब लार्वल स्टेज होती है तो टेल होती है, बाद में वो टेल किस तरीके से गायब हो जाती है। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में अदर सेल ऑर्गेनेल को लेकर आएंगे जिसमें हमारे छोटे से ही पार्ट बचते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका है, जिसमें अब हम जो बात करने वाले हैं हम ऐसे इनएक्टिव पदार्थों की बात करेंगे जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे इसके अंतर्गत। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप शेयर कीजिए, कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।